समझिए कि अगर आपके पास ये कंपाउंड है और आप इसकी रिएक्शन HI से कराते हैं तो दो काम हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि बॉन्ड यहां से टूटता तो यहां माइनस यहां प्लस आ जाता, ठीक है। और अगर ये इसको मैं 1 कहता हूं तो 1 वाली रिएक्शन कैसे होती, CH3 CH2 CH3 माइनस प्लस HI, इस प्लस पे ये माइनस अटैक करता और CH3 CH2I प्लस CH3OH बनता। लेकिन अगर मैं इसको यहां से तोड़ता सेकंड तो यहां प्लस आता और इसी रिएक्शन का एक और प्रोडक्ट बनता, इस माइनस पे ये अटैक करता तो मीथेनॉल की जगह इथेनॉल और CH3I बनता। ये दो प्रोबेबिलिटी हो रही है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि आपको किस तरह से तोड़ना है। अगर मैं इस तरह से तोड़ता हूं, यहां माइनस यहां प्लस, क्या ये जो बना है कार्ब कैटायन, क्या ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन है? नहीं। क्या ये रेजोनेंस से स्टेबल है कि नहीं? इसीलिए ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगी। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में मैंने यहां प्लस माइनस बनाया है, बट रियलिटी यह है कि यहां पर यह आपको देखना है कि ये छोटा है और ये कैसा है, बड़ा है। यहां पर कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और यहां पर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो I माइनस जिस पर अटैक करेगा वो होगा छोटा वाला, इसीलिए I माइनस CH3I के साथ जाएगा, वहां से नहीं जाएगा और ये कहलाएगा आपका SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो दो तरह से रिएक्शन पॉसिबल है, एक SN1 एक SN2। पहले आप ये पता करेंगे कि इस तरह से या इस तरह से किसी भी तरह से तोड़ करके 3 डिग्री कार्ब कैटायन या रेजोनेंस स्टेबल कार्ब कैटायन बनता है तो फिर आपको SN1 मैकेनिज्म शो करना है। अदरवाइज आपको छोटे वाले पर I लगाना है। खत्म, लिख लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। इन सबके प्रोडक्ट बताइएगा मुझे। चलिए देखिए, पहले इसमें करना है हमें ये कि ये देखिए कि कोई भी स्टेबल कार्ब कैटायन बनता है या नहीं। अगर स्टेबल कार्ब कैटायन बनता है तो SN1 मैकेनिज्म लगेगा, लेकिन अगर कोई स्टेबल कार्ब कैटायन नहीं बनता है तो हमें SN2 मैकेनिज्म से करना है, यानी कि छोटे वाले के साथ I माइनस लगेगा। सिर्फ इतनी सी बात है। कल जो भी पढ़ाया था और आज जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें सिर्फ बेसिक इतना ही है कि जो रिएक्टेंट है उसमें आप कार्ब कैटायन बना के देखिए। अगर उसमें कोई 3 डिग्री कार्ब कैटायन और कोई ऐसा कार्ब कैटायन जो रेजोनेंस से स्टेबल है बन रहा है तो SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि SN1 को हमने ऐसे लिखा था, इसमें कार्ब कैटायन बनता है। लेकिन अगर कोई 3 डिग्री कार्ब कैटायन या रेजोनेंस से स्टेबल कार्ब कैटायन नहीं बन रहा है तो SN1 नहीं लगेगा। कि फिर क्या होगा कि SN2 लगेगा, कि SN2 का मतलब कि छोटे वाले के साथ I माइनस आएगा। खत्म, क्लियर है? ओके, मैं यहां बनाता हूं। पहले मैं सोचता हूं यहां से तोड़ दूं तो ये प्लस बन रहा है, क्या ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन है? क्या ये रेजोनेंस से स्टेबल है? तो ये नहीं बनेगा। खत्म। अब मैं इसको यहां से तोड़ता हूं, यहां प्लस कर देता हूं, यहां माइनस। क्या ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन है? कि हाँ। अगर ये है तो ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और यहां प्लस यहां माइनस आएगा और यहां पर आएगा माइनस ये प्लस, और इस माइनस पे जाएगा ये H और इसके साथ I माइनस आ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 C CH3
CH3I प्लस CH3OH, दैट इज ऑल। बोलिए, किसी को दिक्कत है? नो सर। चलिए, अब अगला देखो, मैं यहां पे शुरू करता हूं। मैंने यहां से तोड़ा, क्या कोई कार्पेटाइन बन रहा है? बन रहा है, मतलब 3 डिग्री कार्पेटाइन नहीं है, ना ही रेजोनेंस से स्टेबल है। मैं यहां से तोड़ता हूं और ये प्लस बनता है। क्या ये कार्पेटाइन 3 डिग्री है? क्या ये रेजोनेंस से स्टेबल है? नहीं, कंजर गई का। आपको याद होना चाहिए, ये पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड होता है, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, यहां पर ये डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ठीक है ना, ये कि यही घूमते रहते हैं अंदर की तरफ, याद होगा आपको। लिख लेना, किसी के दिमाग में गलतफहमी हो तो ये लिख लेना कि ये 3 डिग्री कार्पेटाइन भी नहीं है, ना ही ये रेजोनेंस से स्टेबल है। कि अब क्या होगा कि अब SN2 मैकेनिज्म होगा। कि SN2 मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि इन दोनों में से छोटा वाला देख लो कौन से है। ये बड़ा है और ये कैसा है? छोटा। तो छोटे वाले के साथ I माइनस लगा दो, खत्म। और बड़े वाले को ऐसे ही लिख दो, छोटे वाले के साथ I माइनस, खत्म। क्लियर हो गया? थर्ड वाले में आओ। ये ऑक्सीजन है, मैं पहले इसको यहां से तोड़ता हूं और ये पॉजिटिव चार्ज बनाता हूं। क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबल है? क्या ये 3 डिग्री कार्पेटाइन है? क्या ये रेजोनेंस से स्टेबल है? हाँ, ये रेजोनेंस से स्टेबल है। कंजर गई के, ये अगर प्लस चार्ज इस पर आ गया तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबल है। ये रेजोनेंस से स्टेबल है तो SN1 मैकेनिज्म लगेगा और प्लस के ऊपर माइनस लगा दीजिए। और दूसरा वाला अल्कोहल बन जाएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जाके देख लेना एक बार, पता लग जाएगा, इसकी भी कराई हुई है। आइए फोर्थ वाले पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने इसको तोड़ा, यहां प्लस यहां माइनस। क्या ये 3 डिग्री कार्पेटाइन है? नहीं। क्या ये रेजोनेंस से स्टेबल है? नहीं, तो छोड़ दीजिए। अब मैं यहां पर आ गया, इस पे प्लस चार्ज लगाया। क्या ये 3 डिग्री कार्पेटाइन है? है। तो ये कार्पेटाइन मिल गया तो ये SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। ये आपके पास माइनस, ये प्लस, तो इस प्लस पे ये माइनस आ जाएगा, बाकी ये अल्कोहल बन जाएगा। तो ये रहा आपके पास प्रोडक्ट। और दूसरे वाला प्रोपेनॉल बन जाएगा। ऊपर वाले लिख लिए ना, चलो यहां पे लिखिए, फिर ऊपर वाला भी मिटाता हूं। चलिए, फिफ्थ वाला एनसीईआरटी में भी है, सिर्फ यही करना था। ये बात मैं कल ही बता देता, बट आप लोगों को पता नहीं क्या जल्दी बची थी। आइए तोड़िए। पहले मैं इसको यहां से तोड़ा, ये प्लस चार्ज। क्या ये 3 डिग्री कार्पेटाइन है? क्या ये रेजोनेंस से स्टेबल है? नहीं, हटाओ। फिर मैं इसको यहां से तोड़ता हूं, ये प्लस चार्ज। क्या ये 3 डिग्री कार्पेटाइन है? क्या ये रेजोनेंस से स्टेबल है? तो ये भी नहीं होगा, यानी कि अब इसमें SN1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह से इसमें न 3 डिग्री कार्पेटाइन आया है, न रेजोनेंस से स्टेबल हुआ।
तो अब क्या लगेगा, SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि नेगेटिव जो माइनस वाला चार्ज है वो आयोडीन माइनस, ये जाएगा छोटे वाले पे। तो इन दोनों में से देखिए ये बड़ा है या छोटा है, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो छोटे वाले के साथ आई लगा दीजिए और बड़े वाले के साथ में अल्कोहल लगा दीजिए। ये रहा। तो हो गए सारे एग्जांपल समझ में आ गए? चलिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हरिना लिए फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कई सारी मिल सकती हैं। फिनोल की भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन मिल जाएगी, एनिसोल की, फेनिटोल की, क्लोरोबेंजीन की, एनिलीन की, सबकी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मत समझना कि जबकि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आ जाएगा तो हम लिखेंगे क्या, वो खुद ही बोल देगा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखिए। बोलोगे किसकी, ये बोल देगा कि एनिसोल की लिखिए, आपसे बोल देगा फेनिटोल की लिखिए। तो इस तरह से बोलता है, पूछा था क्योंकि बोर्ड में। अब एनिसोल की फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो रिएक्शन होती है, एक होता है अल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। AlCl3 की प्रेजेंस में लुईस एसिड या हैलोजन कैरियर। तो जैसे मुझे एनिसोल की लिखनी है तो पहले मैं लिखूंगा अल्काइलेशन। कि अल्काइलेशन का क्या मतलब होता है, अल्काइल ग्रुप का एडिशन। पहले लिख दो इसमें एनिसोल, और इसका अल्काइलेशन यानी कि CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, साथ में नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दो। आपको पता ही है कि यहां पे लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव आ जाएगा, प्लस और माइनस, ये इस पे अटैक कर देगा और ये हो जाएगा CH3 प्लस पैरा वाला प्रोडक्ट, पैरा वाला मेजर बनेगा, बस खत्म। पैरा मिथाइल एनिसोल, ऑर्थोमिथाइल एनिसोल। और याद रखिए जब भी आप पेपर में लिखेंगे या एग्जाम में लिखेंगे तो ये एरो, ये प्लस माइनस कुछ नहीं दिखाना, समझ गए? ना ये दिखेगा, ना ये माइनस दिखेगा, ना ये दिखेगा, ना ये दिखेगा, ना ये, ना ये, सिर्फ ये किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, सिंपल सिंपल रिएक्शन। ये मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं, तो आप समझने के लिए रफ में कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट की, इसको बोलेंगे फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, और इसको बोलेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ एनिसोल। ये एसाइल क्या होता है, CH3CO, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसाइल। अब इस ग्रुप को ऐड कराएंगे तो यहां पे Cl जोड़ देंगे और एनहाइड्रस AlCl3 कार्बन डाइसल्फाइड, फिर से वही ये चला जाएगा, प्लस एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पे। कोई लिंक नहीं है, मतलब दोनों सेपरेट है। क्या मतलब? दोनों रिएक्शन अल्काइलेशन। हाँ दोनों अलग अलग है ना, इसमें अल्काइल का एडिशन हुआ, इसमें एसाइल का हुआ। अब इसका नाम लिखेंगे, कीटोन है ना ये, 1 2, तो 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोल, और उसका 3 मिथॉक्सी। अगर फेनिटोल की कहेगा
तो यहां पे C2H5 कर देना बस, ठीक है। चलिए आगे डालिए, पोलैरिटी ऑफ ईथर। पोलैरिटी ऑफ ईथर चैप्टर खत्म हो गया आज। आपने हाइब्रिडेशन पढ़ा ही है ना। देखिए अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड, यानी कि ये हो गया sp3 हाइब्रिडेशन। क्लियर। sp3 हाइब्रिडेशन में स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल, पर आपने लगा दिए हैं 2 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर आ गया यहां और 1 लोन पेयर आ गया यहां। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर हो गई आपके पास बैंड। 1 लोन पेयर आ गया ये और 1 लोन पेयर आ गया ये। तो ये sp3 हाइब्रिडेशन के साथ साथ बैंड और वी शेप्ड इसकी स्ट्रक्चर है। लिखिए इसको एक बार जाके देख लेना अगर किसी को दिक्कत हो कि sp3 हाइब्रिडेशन में किस तरह से हम स्ट्रक्चर्स निकालते हैं। sp3 हाइब्रिडेशन में 4 बॉन्ड बनते हैं, तो टेट्राहेड्रल। अगर 1 लोन पेयर आ गया तो बैंड, 2 लोन पेयर सॉरी पिरामिडल, और 2 लोन पेयर आ गया तो बैंड, और 3 लोन पेयर आ गया तो लीनियर। ठीक है, ओके। अब इसकी वजह से यहां पर इसका डायपोल मूवमेंट और इसका डायपोल मूवमेंट आ जाता है। हेंस ईथर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ईथर अगर पोलर है तो उसके पीछे है 2 लोन पेयर का हाथ। आगे लिखिए, बेसिक नेचर ऑफ ईथर। बेसिक मतलब अल्कलाइन, है ना। बेसिक नेचर ऑफ ईथर। अब आपको पता ही है ईथर के पास लोन पेयर होता है, इसीलिए लुईस बेस होता है। अगर ये H+HCl इसमें कोई एसिड डाल देगा तो ये H+ इस लोन पेयर पे अटैक करेगा और इसका प्रोटोनेशन कर देगा इस तरह से, और ये जो Cl- है वो इसके साथ आकर के आयनिक बॉन्ड बना देगा इस तरह से। तो ये एक रिएक्शन है जो ईथर की अल्कलाइन नेचर को शो करती है, बेसिक नेचर को शो करती है। लिख लीजिए। अच्छा, इसका नाम क्या लिखेंगे? डाइमिथाइल ऑक्सी क्लोराइड। डाइमिथाइल सिमिलरली इसका भी H+ यहां पे अटैक कर देगा। तो डाइमिथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट। चलिए, दोनों रिएक्शन ईथर के बेसिक बिहेवियर को शो करती है। देखिए, डिस्टिंग्विश टेस्ट। डिस्टिंग्विश टेस्ट इसमें लिखिए ल्यूकास टेस्ट। लिखिए इसमें ल्यूकास रिएजेंट होता है हमारे पास, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। देखिए इसमें इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। कैसे? देखिए इसमें CH3OH है, अगर इसकी रिएक्शन HCl से कराई जाती है ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो ये हो जाता है HOH और CH3Cl बाहर आ जाता है प्लस H2O। और पानी के ऊपर
ये CH3Cl इस तरह से तैरने लग जाता है, हल्का हल्का बल्कि टाइप तैरने लग जाता है, जैसे कोई पीपीटी बन गया हो। तो इसको हम बोलते हैं टर्बिडिटी। देखना एनसीईआरटी में इसका टाइम क्या लिखा है, टर्बिडिटी डू नॉट अकर से बोलते हैं, डू नॉट अकर, या फिर 30 मिनट लगते हैं इसको। शायद एनसीईआरटी में डू नॉट अकर क्या रखा है। वैसे आधे घंटे में आ जाती है, तो आप लिख देना कि ये जो आप कह रहे हैं टर्बिडिटी आती ही नहीं है इसमें, टर्बिडिटी डू नॉट अकर। आइए इसमें, अब ये 2 डिग्री है, वाटर निकलेगा और ये बन जाएगा आपके पास CH3 CH Cl CH3 प्लस H2O, और यहां पर ये जो टर्बिडिटी है आपके पास आ जाती है 5 मिनट में, है ना। तो कह सकते हो कि ये जो टर्बिडिटी है अकर्स इन यहां कर देंगे 5 मिनट में या 1 मिनट में। कितना टाइम लगेगा इसका, इतनी सी बात है। दूसरा टेस्ट लिखिए, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। इसमें ब्रैकेट में लिखिए ऑलरेडी डन, पहले करा चुका हूं इसी चैप्टर में, और इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश फिनोलिक कंपाउंड्स विद द अदर्स। ठीक है, या यूं कहो कि ऑल फिनोलिक कंपाउंड्स गिव्स पर्पल कलर सॉल्यूशन व्हेन ट्रीटेड विद न्यूट्रल FeCl3, और रिएक्शन आपको कराई हुई है। चैप्टर मेरा खत्म हो गया है, बट मैं 1-2 रिएक्शंस और करा देता हूं। लिखिए लिखिए, इंटरकन्वर्जन में काम आ जाएगी। जैसे RMGX है, इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये ROMGX बन जाता है, ठीक है। और अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए HOH विद एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये बन जाएगा, वो H निकल जाएगा और आपका अल्कोहल बन जाएगा। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो आपको याद होना चाहिए अमोनिया NH2 माइनस और H प्लस में टूटता है, ठीक है। अब ये H प्लस निकलेगा तो यहां से वाटर निकलेगा और RNH2 बन जाएगा प्लस H2O। अगर आप इनमें से किसी की भी रिएक्शन KMnO4 से कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो याद रखिए जब तक इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन जिंदा है हमेशा प्रोडक्ट में बेंजोइक एसिड ही बनेगा। यहां देखिए 3 हाइड्रोजन, यहां देखिए 2 हाइड्रोजन, यहां देखिए 1 हाइड्रोजन, तो मेन प्रोडक्ट हमेशा बेंजोइक एसिड बनेगा। तो इसका भी बेंजोइक एसिड, इसका भी। अब इसका जो एक कार्बन है ये अलग हो जाएगा और फॉर्मिक एसिड बनाएगा, जो फर्दर टूट करके H2O और CO2 बनाएगा। और इसमें क्या होगा, ये टूटेगा तो बेंजोइक एसिड, अब इन दोनों कार्बन का CO2 और H2O बनेगा, बाकी मेन प्रोडक्ट आपका बेंजोइक एसिड रहेगा। काफी काम आ जाता है ये भी, ठीक है ना। जब तक इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन जिंदा है प्रोडक्ट में बेंजोइक एसिड ही बनेगा। फिनोल मैं 2 रिएक्शन बता रहा हूं, ध्यान से देखना। एक CH3Cl की प्रेजेंस में, एक CH3Cl
AlCl3 की प्रेजेंस में। और यहां पे ईथर भी पड़ता है वैसे तो। जब आप ये डालते हो तो सिंपली रिएक्शन होगी आपके पास यहां वाली और ईथर बनेगा। और यहां पर ये प्लस डालोगे तो ये ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। तो दोनों के प्रोडक्ट देख लीजिए ध्यान से। ध्यान से देखिए दोनों के प्रोडक्ट। रिएक्शन CH3Cl से ही है। क्वेश्चन देता हूं, करके देखिए इसको। वही ये हमने दिया भी था कल। ये यहां अटैक कर जाएगा और बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी कि क्यूमीन। यहां पर इस पे चला जाएगा, प्लस चार्ज यहां आ जाएगा और फिर यहां पर हो जाएगी हाइड्रोजन शिफ्टिंग, चमत्कार वाला काम। और ये चीज यहां आ जाएगी और ये प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा, यानी कि ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है। अब फिर ये इस पे अटैक करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। टू फिनाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। 2 मिथाइल 2 फिनाइल ब्यूटेन। आइए, ये एसिड होता है जो H+ देता है। तो ये जब प्लस आई इफेक्ट इसका लगेगा, यहां माइनस यहां पे प्लस, H+ इस पे अटैक करेगा तो आपके पास ये जो कार्बोकेटायन देगा वो ये वाला कार्बोकेटायन देगा। और फिर ये कार्बोकेटायन इस पे अटैक करेगा तो फिर से आपका क्यूमीन बन जाएगा। Why rectified spirit? There is 95% alcohol plus 5% water. हाँ ठीक है। Rectified spirit, rectified spirit यानी कि 95% alcohol और 5% water cannot be converted into absolute alcohol, cannot be converted into absolute alcohol by simple distillation। सोच के देखिए क्या वजह हो सकती है। यह है आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? जिसमें दोनों मिलकर के एक ही बॉइलिंग पॉइंट बना लेते हैं, है ना। और वो फिर अलग ही नहीं हो सकते। पूरा जिनकी वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज में जो क्या नाम है मोल फ्रैक्शन सेम हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में पढ़ा था आपने, लिख लीजिए। और दे कैन बी सेपरेटेड, लिखिए। बिकॉज अल्कोहल फॉर्म एजियोट्रोपिक मिक्सचर with water, azeotropic mixture with water, and both boils at the same temperature, and both boils at the same temperature. अगला क्वेश्चन, why phenol cannot be protonated? Why phenol cannot be protonated easily? फिनोल को प्रोटोनेटेड करना है, मतलब H+ का अटैक करवाना है। यहां पर हमने ये पढ़ा है कि अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाएगा, ईथर का प्रोटोनेशन हो जाएगा। वजह ऑक्सीजन पर लोन पेयर।
लेकिन फिनोल के केस में ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर देता है, तो इसको बेचारे को मिलता ही नहीं है। लिखिए, फिनोल कैन नॉट बी प्रोटोनेटेड phenol cannot be protonated easily because lone pair of oxygen atom participate in resonance and hence electron density of oxygen atom decreases. Electron density on oxygen atom decreases. इसके डाउट्स निकालिए और जेन्युइन प्रैक्टिस कीजिए। पीछे के जितने भी इंटर कन्वर्जेंस है, XYZ वाले क्वेश्चन है, वो सारे कीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे डाउट दीजिए। सब बटन दबाने के लिए तैयार है कि कब से बोले कब हम एग्जिट करें, ठीक है। और अपनी फीस जल्दी से सबमिट कराएं, ठीक है। 10 तारीख का लास्ट डेट थी, बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 10 तारीख तक नहीं करेंगे आप लोग, बट इसको जल्दी से कराएं ताकि आप आगे की क्लासेस ले पाए, क्योंकि किसी भी दिन में खत्म कर दूंगा आपकी वैलिडिटी, ठीक है। चलिए, टेक केयर, दबा दीजिए बटन।